हेलो साथियों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 13 जो कि इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है। आज हम आपको बताएंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 जो कि सीआरपीसी की धारा 164 के समरूप है। संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना। तो संस्वीकृति का मतलब क्या होता है हम आपको बताएंगे। कथनों का मतलब क्या होता है। संस्वीकृति का मतलब होता है कि जब अपराधी के द्वारा जुर्म इकबाल किया जाता है किसके समक्ष, न्यायालय के समक्ष, और अगर यही संस्वीकृति पुलिस के समक्ष की जाती है तो वह सुसंगत और ग्राह्य नहीं मानी जाएगी। क्या नहीं मानी जाएगी? पुलिस अधिकारी की हिरासत में की गई संस्वीकृति कभी भी सुसंगत नहीं होती है, परंतु न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त द्वारा अनुसंधान के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस द्वारा किसी मजिस्ट्रेट के पास भेजने पर उनके सामने, मजिस्ट्रेट साहब के सामने की गई संस्वीकृति केवल तभी ग्राह्य होती है जब वह स्वेच्छा पूर्वक की जाती है। तो साथियों, ये हम प्रोसीडिंग आपको बताएंगे संस्वीकृति कैसे होती है न्यायालय में। और कथन की बात क्या रहेगी, तो संस्वीकृति के अलावा संस्वीकृति कौन करता है? अभियुक्त करता है। अब बात आती कथनों की। तो कथन पीड़ित यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 का सब क्लॉज 5 और 6 में स्पष्ट किया गया है कि महिला संबंधी अपराधों में कथन मजिस्ट्रेट अपनी रीति से अपने अनुसार लिखवाएंगे। लेकिन अंतर इतना आ गया है पहले की और अब में, स्पष्ट कर दिया गया है कि चाहे संस्वीकृति हो, चाहे वो कथन हो, वीडियोग्राफी होगी। तो साथियों, ये प्रोसीडिंग कैसे लागू होती है हम आपको बताएंगे। देखिए साथियों, होता क्या है, मान लीजिए एक जिला न्यायालय है। क्या है? एक जिला न्यायालय है और जिले में एक डीजे सर होते हैं, यानी जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एक होते हैं। इनके अधीनस्थ अपर सत्र न्यायाधीश होते हैं, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश, ये इनके अधीन रहते हैं। और सीजीएम भी इन्हीं के अधीन रहते हैं। सीजीएम मेन कंट्रोलिंग पावर सीजीएम के पास रहती है कोर्ट की। और इन्हीं में सीजीएम के अधीन कितने हो गए? एसीजीएम, जेएमएफसी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सीजीएम के अधीन है सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अधीन। लेकिन यहां पर सीजीएम कंट्रोलिंग करते हैं अपने अधीनस्थों की, मतलब इनके नीचे रहेंगे। अब बात आएगी, पुलिस थाने में कोई भी व्यक्ति जाता है एफआईआर दर्ज कराने। पुलिस थाने में कोई भी व्यक्ति जाएगा, पुलिस थाने हुआ, महिला थाना हुआ, जेल पुलिस हुई, या आबकारी विभाग हुआ, किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जब भी एफआईआर रजिस्टर्ड होती है तो उसका निराकरण कहां से होता है? न्यायालय से होता है। कहां से होता है निराकरण? न्यायालय से होता है। तो ये जो प्रोसीडिंग कि मतलब कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कितनी एफआईआर दर्ज हुई, देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत कितनी एफआईआर दर्ज हुई, जेआरपी, आबकारी विभाग और सिविल लाइन में कितनी एफआईआर दर्ज हुई, महिला थाने में कितनी एफआईआर दर्ज हुई, और अनुसूचित जनजाति थाने में कितनी एफआईआर दर्ज हुई SC ST एक्ट की। तो ये सारी की सारी जो एफआईआर दर्ज हो रही हैं तो इनका डिस्पोजल कोर्ट से ही होगा, या तो चार्जशीट के रूप में होगा या खात्मा खारिजी के रूप में होगा। हम आपको पहले बता चुके हैं। तो साथियों, बात आती है कि अपनी मर्जी से कोई भी पुलिस थाना, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनी मर्जी से किसी भी मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाएंगे। ये कौन डिसाइड करेगा कि किस न्यायालय में किस थाने की कार्रवाई होंगी? ये सीजीएम महोदय द्वारा डिसाइड किया जाएगा। सीजीएम सर के द्वारा किस मजिस्ट्रेट के पास कौन सा थाना रहेगा, किस उस थाने की संपूर्ण एफआईआर, संपूर्ण कार्रवाइयां वो किस न्यायालय के समक्ष रहेंगी, ये डिसाइड कौन करते हैं? सीजीएम सर करते हैं। मान लीजिए एक हम उदाहरण देते हैं, ये डिसाइड हो गया, सीजीएम कार्यालय, सीजीएम सर ने डिसाइड किया, सीजीएम मतलब मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट साहब ने डिसाइड किया कि कोतवाली थाने की समस्त कार्रवाइयां उनके समक्ष पेश की जाएंगी। चालान जब भी कंप्लीट होगा, एफआईआर होगी तो एफआईआर के प्रति जब्ती से संबंधित कोई भी जेआर पीआर जो भी होगा सब इनके समक्ष होगा। अगर मान के चलिए जब सीजीएम साहब छुट्टी पे हैं तो फिर जेएमएफसी फर्स्ट या एसीजीएम के पास भी चली जाएगी डायरी, लेकिन आएगी इन्हीं के पास ही। अब सीजीएम साहब का काम क्या है? सीजीएम साहब क्या करेंगे? ट्रायल करते हैं। चालान कंप्लीट होने के बाद सीजीएम साहब के पास कंप्लीट होके फाइल आएगी और फिर विचारण किया जाएगा। अगर ऐसे मामले जिनमें 7 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है तो वो ऊपर चले जाएंगे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के महोदय के आदेश अनुसार प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सेकंड अपर सत्र न्यायाधीश या विशेष न्यायाधीश महोदय के समक्ष कमिट हो जाएंगी फाइलें। लेकिन हम आपको बता रहे हैं वर्किंग कैसे होती है। तो सीजीएम साहब ने डिसाइड कर दिया कि कोतवाली की समस्त कार्रवाइयां कहाँ होंगी? सीजीएम महोदय के समक्ष होंगी। अब मान लीजिए कोतवाली में कोई अभियुक्त पकड़ा,
और विचारण के दौरान वह अपनी संस्वीकृति कर रहा है कि उसने ऐसा अपराध किया है। उदाहरण के लिए ए पर बी को डुबाकर उसकी हत्या का आरोप है। ए पर बी को डुबाकर उसकी हत्या का आरोप है। यदि वह कहता है उसने बी को डुबो दिया है तो वह एक संस्वीकृति है। अगर वह न्यायालय में आकर के कहता है कि उसने कहां दबो क्या कर दिया, बी को डुबो दिया, तो एक ही यहां संस्वीकृति है। तो ये संस्वीकृति वाले कथन भी फिक्स रहेंगे, डिसाइड रहेंगे कि जो मामले सीजेएम महोदय के समक्ष चल रहे हैं उनकी संस्वीकृति किस न्यायालय के द्वारा ली जाएगी, जो मामले देहात थाने के यहाँ चल रहे हैं उनकी संस्वीकृति किसके द्वारा ली जाएगी, जो मामले सिविल लाइन में चल रहे हैं उनकी संस्वीकृति किसके द्वारा ली जाएगी। तो जो मामले सीजेएम सर के यहाँ चल रहे हैं उनकी संस्वीकृति मान लीजिए जेएमएफसी फर्स्ट महोदय के समक्ष हुई, तो जब जेएमएफसी फर्स्ट महोदय के समक्ष होगी तो जेएमएफसी फर्स्ट महोदय संस्वीकृति दर्ज करेंगे उसकी स्वेच्छा से, जबरदस्ती संस्वीकृति नहीं दर्ज होती, और संस्वीकृति के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद महिला संबंधी अपराध के कथन भी होंगे। कोशिश ये रहती है कि महिला संबंधी अपराध के कथन कहां पर हो, जहां महिला मजिस्ट्रेट हो। अगर महिला मजिस्ट्रेट नहीं है तो ऐसी स्थिति में फिर पुरुष मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन करवाए जाएंगे। अब यहां पर ये चीज हो गई, क्या हो गई, संस्वीकृति और कथन हो गए जेएमएफसी फर्स्ट में। अब चूंकि कार्रवाई कहां होनी है, सीजेएम महोदय के पास, तो ये संस्वीकृति व कथन जेएमएफसी महोदय कहां भेज देंगे, सीजेएम साहब के पास। कहां आ जाएंगे, यहां से सीधे यहां पर आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद कार्रवाई होगी, यहां पर विचारण चलेगा। तो साथियों ये हुई वर्किंग। इसी प्रकार संस्वीकृति कथन के बाद सीजेएम जो भी जहां पर चल रहा, अगर मान के चलिए विचारण डीजे महोदय के यहाँ चल रहा है या एडीजे महोदय के यहाँ चल रहा है, तो उस स्थिति में संस्वीकृति लेने वाले कोर्ट यानी मजिस्ट्रेट महोदय क्या करेंगे, या तो डायरेक्ट यहाँ भेज देंगे या डायरेक्ट यहाँ भेज देंगे, तो वहां जाकर के फाइल में शामिल हो जाएंगी। वो जब भी विचारण चलेगा तो वो चीजें उसमें आ जाएंगे। तो इस प्रकार से न्यायालय में थाने का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और संस्कृति और कथन कराए जाते हैं। तो साथियों ये हमने एक प्रैक्टिकल पोर्शन बताया। अब हम आपको बताएंगे थ्योरेटिकल यानी संस्कृति और कथनों के संबंध में जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187 में 7 सब क्लोज हैं। कितने सब क्लोज हैं, 7 सब क्लोज हैं। वो एक एक करके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो साथियों सबसे पहले हम आपको बताते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 का सब क्लोज 1 संस्वीकृति मजिस्ट्रेट द्वारा लिखी जाएगी। सब क्लोज 1 क्या कहता है कि संस्वीकृति मजिस्ट्रेट द्वारा लिखी जाएगी। मतलब यह हुआ कि पुलिस के सामने की गई अभियुक्त की संस्वीकृति सुसंगत नहीं मानी गई है। जब पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त को पेश करेगी और मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वेच्छा पूर्वक संस्वीकृति की जाएगी तब वह ग्राह्य मानी जाएगी। साथ ही साथ इसमें स्पष्ट कर दिया गया है किन परिस्थितियों में होगी, ये अन्वेषण के दौरान या जांच या विचारण के प्रारंभ होने से पूर्व होगी। जांच या विचारण के प्रारंभ होने से पूर्व इस प्रकार की संस्वीकृति अभिलिखित की जाएगी यानी लिखी जाएगी मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जब भी इस प्रकार की संस्वीकृति का मतलब क्या होता है, अभियुक्त जब न्यायालय में जाकर के अपना जुर्म इकबाल करता है, स्वीकार करता है, तो इस प्रकार की जब संस्वीकृति लिखी जा रही होगी उस समय अधिवक्ता की उपस्थिति रहेगी। किसकी, अभियुक्त की अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से, मतलब यह हुआ कि उसकी ऑडियो वीडियोग्राफी कराई जाएगी उस संस्वीकृति की। और दूसरा स्पष्ट कर दिया गया है, पहली कंडीशन क्या है कि जब भी संस्वीकृति लिखी जाएगी क्या होगा, अधिवक्ता मौजूद रहेंगे अभियुक्त के और ऑडियो वीडियोग्राफी भी की जाएगी। सेकंड पॉइंट इसी में कहते हैं कि परंतु किसी पुलिस अधिकारी को अगर मान लीजिए विधि के अधीन कुछ समय के लिए मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति प्रदान की गई है तो उन्हें संस्वीकृति अभिलिखित नहीं की जाएगी उनके द्वारा। मतलब उनको यह प्राधिकार नहीं दिया गया है कि वह अभियुक्त की संस्वीकृति अभिलिखित करें यानी लिखें। किसको, पुलिस अधिकारी जिन्हें कुछ समय के लिए विधि द्वारा प्रदत्त मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हैं, तो वो पुलिस अधिकारी अभियुक्त की संस्वीकृति अभिलिखित नहीं करेंगे। तो साथियों ये हो गया सब क्लोज 1। सब क्लोज 2 क्या कहता है, सब क्लोज 2 कहता है कि संस्वीकृति स्वेच्छा से विधिक अधिकार से अवगत कराते हुए इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को पेश करेगी संस्वीकृति के लिए तो उस स्थिति में मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, अभिलिखित करने से पूर्व, अभिलिखित मतलब संस्वीकृति लिखने से पूर्व जो व्यक्ति संस्वीकृति कर रहा है यानी जुर्म के संबंध में उसको समझाया जाएगा कि वह ऐसी संस्वीकृति के लिए आबाद नहीं है। मतलब आप इस प्रकार की संस्वीकृति करने के लिए आबाद नहीं है, बाध्य नहीं हो कि आप ऐसा करो ही, और यदि फिर भी आप ऐसा कर रहे हो
तो वह उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाई जाएगी। फिर भी आप न्यायालय में इस प्रकार से स्वीकार कर रहे हो कि हमने ऐसा अपराध किया, जैसे हमने आपको एक अभी उदाहरण दिया था जिसमें स्पष्ट किया गया कि ए पर आरोप है कि उसने क्या किया है, बी को डुबो दिया है जिससे उसकी मृत्यु हो गई है, और बी मजिस्ट्रेट के सामने जाकर के कहे कि हाँ उसने ही बी को डुबोया है, या ये कहता कि उसने गुलाब की हत्या की थी, गुलाब मीन्स सी पर्सन की हत्या की थी और मृत शरीर को कुएं में फेंक दिया, तो यह संस्कृति के तुल्य होगा। मतलब यह है कि मान लीजिए ए ने बी की हत्या की या ए ने सी की हत्या की और उसने बोला कि उसने हत्या करके कुएं में फेंक दी थी बॉडी, तो यह संस्कृति मानी जाएगी। तो इसी प्रकार स्पष्ट किया गया है कि संस्वीकृति स्वेच्छा से होगी, विधिक अधिकार अवगत कराते हुए ली जाएगी। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जिसकी भी संस्वीकृति मजिस्ट्रेट के समक्ष कराई जाएगी उसको मजिस्ट्रेट पहले समझाएंगे कि भैया आप इस प्रकार की संस्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है, और अगर आप दे रहे हैं तो यह आपके खिलाफ उपयोग में लाई जा सकती है। और मजिस्ट्रेट कोई ऐसी संस्कृति तब तक अभिलिखित ना करें जब तक उसे करने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने पर उसको यह विश्वास करने का कारण ना हो कि वह स्वेच्छा से की जा रही है। जब तक संस्कृति मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा अभिलिखित नहीं की जाएगी, जब तक यह क्लियर ना हो जाए कि यह स्वेच्छा पूर्वक ही संस्कृति कर रहा है बिना किसी दबाव के। तो यह हो गया सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 3 क्या कहता है? संस्वीकृति करने से मना करने पर पुलिस अभिरक्षा में निरोध करने प्राधिकृत नहीं। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि संस्वीकृति अभिलिखित किए जाने से पूर्व मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने वाले व्यक्ति, जो मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुआ है अपनी संस्वीकृति देने के लिए, वह कथन करता है कि वह संस्वीकृति करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को पुलिस के अभिरक्षा में अनुरोध को प्राधिकृत नहीं करेंगे। मतलब ये हुआ कि मजिस्ट्रेट ये नहीं बोलेंगे कि इसको आप अब कस्टडी में रखो, इसको निरोध करके रखो, बंद करके रखो। तो साथियों, अगर संस्वीकृति वह स्वेच्छा से नहीं कर रहा है, बता रहा है, तो फिर वहां पर संस्वीकृति अभिलिखित नहीं की जाएगी। और इसी में स्पष्ट कर दिया गया है कि धारा 316 के पालना आवश्यक है। किसके पालना आवश्यक है? इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि धारा 316 की पालना की जाएगी। सब क्लोज 4 क्या कहता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 का सब क्लोज 4 कहता है कि धारा 316 की पालना आवश्यक है। पालना मतलब अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख। जब कभी अभियुक्त की परीक्षा किसी मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय द्वारा की जाती है तो उससे पूछे गए प्रत्येक प्रश्न और उसके द्वारा दिए गए प्रत्येक उत्तर सहित ऐसी सब परीक्षा स्वयं पीठासीन न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट द्वारा, या जहां वह किसी शारीरिक या अन्य असमर्थता के कारण ऐसा करने में असमर्थ है, वहां उसके द्वारा नियुक्त न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा उसके निर्देशन और अधीक्षण में पूरे तौर पर अभिलिखित की जाएंगी। साथियों, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि स्वयं मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा अभिलिखित की जाएगी और अभियुक्त की परीक्षा मतलब उससे पूछा जाएगा कि प्रत्येक प्रश्न, और उस प्रश्न का उत्तर देगा कौन? अभियुक्त। उस हिसाब से ही फिर ये संस्वीकृति लिखी जाएगी। प्रश्न कौन पूछेंगे संस्वीकृति में? जज साहब। उसका उत्तर कौन देंगे? अभियुक्त उत्तर देगा। तो जो जैसा 316 में किया जाता है वैसे ही संस्वीकृति अभिलिखित करते समय पालन किया जाएगा। साथियों, सब क्लोज 5 क्या कहता है? सब क्लोज 5 कहता है संस्वीकृति से भिन्न कथन मजिस्ट्रेट की राय अनुसार लिखा जाएगा। संस्वीकृति से भिन्न कथन मतलब ये हुआ कि जब पीड़िता का कथन या अन्य कोई बयान, अब संस्वीकृति मतलब अभियुक्त के अलावा किसी अन्य का कथन मजिस्ट्रेट के समक्ष लिखा जाएगा, तो वह मजिस्ट्रेट अपनी अनुसार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अपनी अनुसार लिखेंगे। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि शपथ दिलाने की शक्ति होगी तथा मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन अभिलिखित किया जाना है। मजिस्ट्रेट को शक्ति है शपथ दिलाने की जिसका वह कथन लिखेंगे। इसको हम पहले 164 का कथन भी बोलते थे, अब हम 183 सब क्लोज 5 के अंदर बोलेंगे। इसी में स्पष्ट कर दिया गया है कि सब क्लोज 6 में क्या कह रहे हैं कि महिला संबंधी अपराधों के कथन, सब क्लोज 6 यानी 164 के बयान, महिला संबंधी अपराध जितने भी होते हैं उन सबके कथन होंगे न्यायालय में। इसका एक क्या कहता है?
सब क्लॉज 6 का ए कहता है कि महिला संबंधी जितने भी अपराध हैं सबके 164 के बयान महिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिए जाएंगे, ना कि पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा लिखे जाएंगे। उसके बाद स्पष्ट किया गया है, परंतु यह और कि ऐसे अपराध से संबंधित मामले में जो 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास से आजीवन या मृत्युदंड से दंडनीय है, मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी द्वारा उसके समक्ष लाए गए साक्ष्य के कथन को अभिलिखित करेगा। पहले तो स्पष्ट था कि महिला संबंधी अपराध, लेकिन एक नई चीज आ गई है इसमें कि जिन मामलों में 10 वर्ष या उससे अधिक सजा का प्रावधान है उनमें भी साक्षियों के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिलिखित किए जाएंगे। परंतु यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी रूप से मानसिक शारीरिक रूप से निःशक्त है तो मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने में किसी द्विभाषी या विशेष प्रबोधक की सहायता लेंगे। अगर कोई मानसिक रूप से बीमार है या अशक्त है तो उसके कथन लेने के लिए मजिस्ट्रेट द्विभाषीय का उपयोग भी कर सकते हैं जो उसकी बातों को स्पष्ट कर सके। परंतु यह और कि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो ऐसी स्थिति में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक साधनों का अधिमानतः मोबाइल फोन के माध्यम से इस प्रकार की अभियोजन स्वीकृति लेख की जाएगी। ये हो गया ए क्या कह रहा है, ए में स्पष्ट कर दिया गया है कि इतनी सारी कंडीशन है कि महिला संबंधी अपराधों में, उसके बाद 10 या 10 वर्ष से अधिक जिन अपराधों में सजा का प्रावधान है उनमें साक्ष्यों का कथन, अगर कोई मानसिक रूप से शारीरिक रूप से बीमार है या स्थायी अस्थायी रूप से निःशक्त है तो उसके भी द्विभाषीय या किसी विशेष प्रबोधक की सहायता से कथन लेंगे, या फिर जो मानसिक शारीरिक रूप से जिसको द्विभाषीय की जरूरत है जो संकेतों द्वारा अपने बयान देंगे उनके लिए भी क्या किया जाएगा, एक प्रबोधक की आवश्यकता होगी, उसकी सहायता से कथन किए जाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक साधनों, ये सब जो कथन हो रहे हैं इनको इलेक्ट्रॉनिक साधनों या मोबाइल से अभिलिखित यानी रिकॉर्ड किए जाएंगे। बी पोर्शन क्या कहता है, ऐसे किसी व्यक्ति जो स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, खंड ए के अधीन अभिलिखित कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 142 में यथा निर्दिष्ट मुख्य परीक्षा के स्थान पर एक कथन समझा जाएगा और ऐसा कथन करने वाले की विचारण के समय उसको अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिना ऐसे कथन पर परीक्षा की जा सकेगी। मतलब जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्थायी अस्थायी रूप से निःशक्त है उसके बयान लिए जाएंगे न्यायालय में, और न्यायालय में जब एक बार बयान हो गए हैं तो फिर उसके दोबारा न्यायालय में बयान होने की आवश्यकता नहीं है, सीधे उन्हीं बयानों का क्रॉस हो जाएगा। जो मुख्य परीक्षण होता है क्या होगा उसमें स्पष्ट किया गया, चीफ और क्रॉस जो मुख्य परीक्षण होता है वो नहीं होगा। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि मुख्य परीक्षा के स्थान पर एक कथन समझा जाएगा, उसी को कथन समझा जाएगा और उसी का फिर क्या होगा, विचारण ट्रायल के दौरान अभियुक्त के वकील उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे उसी बयान को। सब क्लॉज 7 क्या कहता है, लास्ट, संस्वीकृति व कथन मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारण न्यायालय में भेजना है। जो हमने आपको बताया कि संस्वीकृति कथन कहाँ भेजना है, जहां पर विचारण चल रहा है वहां पर आपको भेजना है। तो साथियों ये हुई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 जो कि सीआरपीसी की धारा 164 के समरूप है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।